निशा के ससुराल वाले शहर के रहने वाले थे। निशा का पति उमेश एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन निशा गांव से थी, इसलिए उसका रहन सहन, बातचीत सब कुछ गांव की तरह था। एक दिन शाम के समय उमेश परेशान ऑफिस से घर आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? वो मुझे अपनी गाड़ी की किस्त देनी थी। बेटा, इस समय तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। हाँ, अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो जो मैंने पैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनार को दिए हैं वो तुझे दे देती। अरे माँ, ये तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। अगर किस्त नहीं भरा तो सिविल खराब हो जाएगा और मुझे बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पा रही हूँ। एक काम कर, तू मेरे जो गहने हैं उसे गिरवी रख के अपने सारे कर्जा उतार ले। ये रोज रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? ऐसी नौबत आ गई है क्या कि आपके गहनों को बेचकर मैं कर्जा पूरा करूँ? बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? गहने वगैरह तो होते ही हैं बुरे समय में काम आने के लिए। माँ, अभी मेरा इतना बुरा समय नहीं आया है कि मैं आपके गहने बेचूं। उमेश और आशा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और उसे देखकर दोनों मुंह बंद कर लेते हैं। जो बात निशा को अच्छी नहीं लगती। लगता है आप लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे थे और मैंने बीच में आकर आप लोगों की बात में दखल दे दिया। वो ऐसी बात नहीं है। वो मैं और माँ तो बस काम को और घर को लेकर बात कर रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ आप घर और काम को लेकर क्या बातें कर रहे थे? मुझे पता नहीं क्यों आप थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, है वो परेशान, और परेशानी की जड़ तो तू ही है। ना ये शादी होती और ना ही मेरा बेटा इतना परेशान होता। वो अकेले इतने आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन इस शादी के चक्कर में उसका सुख चैन सब चला गया। माँ जी, आप मुझे क्यों ताने मार रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए, मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? रहने दे बहू, जो काम तेरे से नहीं हो सकता उस काम के बारे में तू तो पूछ ही मत। माँ जी, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? भले ही मैं गांव की हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। अगर आप मुझे कुछ करने को बोलेंगे तो मैं जरूर करूँगी। रहने दे बहू, तेरी गांव की पढ़ाई बस इस घर के अंदर तक ही सीमित है, बाहर इसका कोई काम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो तू हमें एक जॉब ढूंढ कर दिखा, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे की शादी शहर की पढ़ी लिखी अच्छी लड़की से कराती तो आज वो कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ चलती और पूरे घर का बोझ अकेले इसके सर पर नहीं आता। क्या तू ऐसा कर सकती है? जी माँ जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मेरे जॉब करने से उमेश जी की परेशानियाँ कम हो जाती हैं तो मैं जरूर जॉब करूँगी। जॉब करने के लिए जॉब मिलनी भी तो चाहिए, और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि तुझे कोई जॉब मिलेगी भी। आज से पहले तूने कभी जॉब करी भी है? नहीं माँ जी, आज से पहले मैंने कभी जॉब नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर लूंगी। बहू, अगर तेरी ये पहली जॉब है तब तो मुझे नहीं लगता कि तुझे जॉब मिलेगी। तू तो जॉब करने का सपना ही छोड़ दे। माँ, आप भी ना बिना बात के फालतू बातें क्यों कर रही हो? अरे, जितना वो कर रही है उतना ही काफी है। निशा, तुम जाके रसोई में काम करो। जॉब वॉब ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उमेश इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और आशा अपने कमरे में। लेकिन अपने पति और सास की बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से बोलती है, मेरे पति और सास को ये लगता है कि मैं गांव से आई हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकती। गांव की पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं रखती क्या? लेकिन अब मैं इन्हें जॉब करके दिखाऊंगी, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। निशा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कुछ सहेलियों को फोन करके जॉब के लिए बोलती है। साथ ही न्यूज़पेपर में भी रोज के जॉब अपडेट्स को देखती है। एक दिन सुबह के समय वो नाश्ता बनाने की जगह न्यूज़पेपर लेकर बैठी होती है। तभी उमेश वहां आता है और बोलता है, निशा, तुम क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो और जाओ, मुझे नाश्ता बना के दो, ऑफिस जाना है मुझे। उमेश जी, पर 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं थोड़ा जरूरी काम कर रही थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो छूटा जा रहा है? उमेश जी, उस दिन आप लोग कह रहे थे ना कि मैं जॉब नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की चाहे शहर की हो या गाँव की, लेकिन अगर वो कुछ करने की ठान ले तो वो कर सकती है। तो ये जॉब कौन सी बड़ी बात है? यार, तुम भी ना माँ की बात को ना सीरियसली लेके बैठ चुकी हो। अरे, मैंने कहा ना जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। और तुम भी तो फ्रेशर हो, कहीं जॉब करने जाओगी तो 10,000 12,000 ज्यादा इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। माना कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती। आप मुझे बार बार ये बोलकर जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्यों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप?
मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। इसलिए जॉब का ना भूत ना उतार दो अपने दिमाग से और जाकर ना घर के काम करो। अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपको जॉब ढूंढ कर दिखाऊंगी, वो भी 1 महीने के अंदर, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम पहली जॉब कैसे करती हो और सैलरी तुम्हें कितनी मिलती है। उमेश इतना कहकर बिना कुछ खाए पिए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। उमेश अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद दोनों ही निशा से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अपनी सास और पति का गलत व्यवहार देखने के बाद भी निशा अपनी हिम्मत नहीं तोड़ती है और दिल जान लगाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच थी कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जहाँ भी जाती वो फ्रेशर की वजह से उसे कोई भी नहीं रखता था। एक दिन वो पार्क में बैठी सोच रही होती है, मैंने अपने पति से वादा तो कर दिया कि मैं 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ कर दिखाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं और मेरे पास सिर्फ और 15 दिन बचे हैं। लेकिन मुझे कैसे भी करके इन 15 दिन के अंदर नौकरी ढूंढनी ही होगी। निशा का अपने घर पर लौट कर आना होता है और अगले दिन सुबह जल्दी घर का सारा काम निपटा कर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा ऑफिस देखती है और इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जाती है। तभी उस कंपनी की बॉस उससे पूछती है, निशा जी, क्या आज से पहले आपने कहीं जॉब करी है किसी भी फील्ड में? सॉरी मैम, लेकिन मैंने आज से पहले किसी भी फील्ड में जॉब नहीं करी। अगर आप मुझे इस जॉब पर रखती हैं तो ये मेरी लाइफ की पहली जॉब होगी। सॉरी निशा जी, लेकिन हमारा ऑफिस फैशन डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर है और मैं आप जैसी फ्रेशर को जॉब नहीं दे सकती। अपनी कंपनी की इमेज पर रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं। सॉरी, बट मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती। मैम, आप जैसे मर्जी वैसे मेरा टेस्ट ले सकती हैं। मैं हर तरह से इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। मैं हर तरह के कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ। आप मुझे एक मौका देकर देखिए। निशा के कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें निशा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करती है, जो कि बॉस को बहुत पसंद आती है और वो उससे अच्छी सैलरी के साथ उसे जॉब पर रख लेती है। निशा खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने पति और सास को अपनी पहली जॉब के बारे में बताती है। बहू की पहली जॉब, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ सुनकर आशा के तो मानो होश ही उड़ गए थे और वो निशा से बोलती है, बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू अपनी पहली जॉब में इतनी अच्छी सैलरी ले लेगी। अब ये सब कमाल कैसे हुआ? मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। माँ जी, आप लोगों ने हमेशा मुझे एक गांव की लड़की समझकर कभी मेरे अंदर के हुनर को देखा ही नहीं, जो चीज बाहर के लोगों ने देखी, और मुझे मेरी ही फील्ड में अच्छी जॉब मिल गई है। मैंने पहले से ही फैशन डिजाइन का कोर्स करा हुआ था और उन्हें एक डिजाइनर की जरूरत थी। उनकी जरूरत मैंने पूरी कर दी और मेरी जरूरत उन्होंने। निशा की बातें सुनकर उसकी सास और पति दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों उससे माफी मांगते हैं और दोबारा फिर कभी उसे नीचा नहीं दिखाते हैं। सुमन की शादी गांव में होनी थी, क्योंकि सुमन का पूरा परिवार गांव में ही रहता था। चाचा चाची, दादा दादी। अब सुमन अपने मम्मी पापा के साथ गांव आती है और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। और गांव आकर सुमन की चाची की लड़की काजल अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी यहाँ हो रही है। घर में पहली शादी है। हाँ, खुशी भी क्यों ना हो, घर की लाडली बेटी की जो शादी है। लेकिन इस गांव में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अच्छा दीदी, ऐसा क्यों? यहाँ भी शहर जैसी बहुत सी सुविधा है। अब सुमन अपनी चाची विमला से मिलने जाती है और अपनी चाची को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल, ये इन्हें क्या हुआ? ये ऐसी क्यों दिख रही हैं? इनके मुंह पर कुछ तो मिसिंग है, पर क्या? अरे दीदी, इनकी एक आईब्रो गायब है, आप ठीक से देखो तो। दरअसल हमारे पास एक ब्यूटी पार्लर वाली दीदी है, उन्होंने ये किया है। क्या? इसलिए मैं कह रही थी मुझे गांव में शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। अब शादी की तैयारियों के बीच देर शाम काजल अपनी बड़ी मम्मी उमा से कहती है, बड़ी मम्मी, शादी को बस 10 दिन ही है, तो कल सुमन दीदी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है। अभी इनका मैनिक्योर और पेडिक्योर ये सब शुरू होगा। हाँ, करवा लेना काजल तुम।
बाकी एक बार सुमन से भी पूछ लेना। अब अगले रोज करीब दोपहर के 2 बजे ही काजल और सुमन शादी के मेकअप के लिए बुकिंग करने के लिए जाते हैं। और अब काजल पहले तो सुमन को गांव की एक भाभी के घर लेकर जाती है। भाभी कैसी हैं आप? ये मेरी बड़ी बहन सुमन है, शहर से आई है, अगले सप्ताह ही इनकी शादी है। बहन तो तुम्हारी बड़ी ही सुंदर है, तो ब्यूटी पार्लर के लिए आई हो? अरे हाँ भाभी, बताओ कितना क्या लोगी मेकअप का और कैसा मेकअप करोगी ये भी बता देना। हाँ जी, अगर आपके पास दुल्हन के ब्राइडल की फोटो हो जिनका आपने पहले मेकअप किया हो तो वो दिखा देती, तो मैं देखकर बता देती कौन सा बेस्ट है। हाँ भाभी, आपने जब पटना वाली की बेटी का मेकअप किया था ना, क्या मेकअप था, सब कह रहे थे। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है, वैसे तो इसके मुंह पर भी देखा नहीं जाता। अरे ये तो सच है काजल, ऊ तो हम ही थे जो ऊ को सुंदर बना दिए, वरना तो ऊ का मुंह ही ऐसा है। मुझे दिखा दीजिए कि आप कैसा मेकअप करती हैं ताकि मैं फाइनल कर पाऊँ। अब गांव की ब्यूटी पार्लर वाली भाभी अपने फोन में मेकअप किए हुए कई फोटोज सुमन और काजल को दिखाती है, जिसे देखकर सुमन हैरान रह जाती है, क्योंकि उन फोटोज में लड़कियों का ऐसा मेकअप किया था जिसे देखकर दूल्हा भी डर कर भाग जाता। अब सुमन अपने मन में सोचती है, ना जाने कहाँ ही आकर फंस गई हूँ मैं तो, अब इसे मैं कैसे मना करूँ। और ये काजल की बच्ची भी तो इसकी कम तारीफ नहीं कर रही थी। दीदी देखो, यही है वो पटना वाली की बेटी जिसके बारे में हम अभी बताए हैं तुमको। अरे वाह, सच में मेकअप तो बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं, आकर बाद में एडवांस देकर जाएंगे आपको। सच्ची दीदी तुमको पसंद आया ना? अरे भाभी क्या बात है, तुम एक दिन ही गांव का नाम जरूर रोशन करोगी। वैसे कर भी रही हो, इनके बेटे का नाम रोशन है। तो कौन सा ब्राइडल करवाना है हमको बता दो, हम सामान मंगवा लेंगे और आते हुए हम आपको एडवांस देते हुए बता देंगे क्या करवाना है। अब जल्दी से सुमन और काजल वहाँ से निकलते हैं और सुमन वहाँ से निकलते ही काजल से कहती है, देख काजल, मुझे अपनी शादी में बहुत ही सुंदर दिखना है। दूसरी बात, शादी एक बार होती है और ये जो मेकअप दिखा रही थी ना, उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था और हंसी भी। दीदी देखो, यहाँ ऐसा ही मेकअप किया जाता है, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वैसे दीदी सच कहें तो यही मम्मी की आईब्रो उड़ाई थी। क्या? तो तुम मुझे इसके पास ले गई ताकि ये मेरे भी आईब्रो उड़ा दे? नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। अपने सामने जो पटना वाली है उसकी बेटी का मेकअप भी यही की थी। अब सुमन और काजल दूसरे ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाते हैं, जो कि गांव से थोड़ी महंगी ब्यूटी पार्लर वाली थी। अब वहां पहुंचकर सुमन और काजल उसे शादी वाले दिन के लिए फाइनल करके आते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, तभी काजल सुमन के पास आती है और सुमन से कहती है, दीदी अभी थोड़ा बहुत रस्म हो जाने दो, उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर वाली आएगी। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके मेकअप से? पता नहीं कैसा मेकअप करेगी, फोटो तो उसने अच्छी दिखाई थी ब्राइडल की, बाकी अब मेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कैसा होगा क्या होगा। अब सुबह से कई रस्मों के बाद ही देर शाम 5 बजे मेकअप वाली आ जाती है, जिसके बाद सुमन को तैयार किया जाने लगता है और ब्यूटी पार्लर वाली रिंकू सुमन का मेकअप कर रही थी। तभी उमा का आना होता है और वो पार्लर वाली रिंकू से कहती है, बेटा आप ही हो सुमन की मेकअप वाली? जी आंटी जी, हम ही हैं। क्या हुआ? बेटा मैं तो बस ये कहने आई थी कि जरा अच्छे से मेकअप करना, ये गांव के मेकअप से बहुत डरती है, कोई ढंग का मेकअप करता ही नहीं है। आंटी जी, इस पूरे गांव की लड़कियों का शादी में मेकअप हम ही करते हैं और ऐसा गांव में हमसे अच्छा मेकअप ना शायद ही कोई करता होगा। करीब 1-2 घंटे बाद काजल अपनी बहन सुमन के पास आती है और रिंकू से कहती है, रिंकू दीदी का मेकअप हो गया क्या? दरवाजे पर बारात आ गई है, जल्दी से करो जो भी करना है। अच्छा काजल सुन, तो मैं खुद को तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखकर बता तू कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे दीदी अच्छी लग रही हो, अभी मेकअप सेट होने में 10-15 मिनट लगेगा। अब काजल वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उमा और काजल आते हैं सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए। और उमा सुमन को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल ये क्या, इतना ओवर मेकअप? इसे बिना आईने में चेहरा दिखाए लेकर चलते हैं, वरना बवाल हो जाएगा। वहाँ लड़के वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मम्मी, यहाँ का मेकअप तो आप भी जानती हैं और अब कुछ करना तो बेकार है। अब सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए कहा जाता है। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ स्टेज पर ले जाने से पहले एक बार मेरा चेहरा दिखा देते, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बेटी, और खुद की नजर ही खुद लग जाएगी। चल, वहाँ लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। पक्का ना माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर है,
तू अच्छी लग रही है बेटी। अब सुमन जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, लड़के की माँ सुमन से कहती है, जी ये सुमन नहीं है, कहीं आपने सुमन को बदल तो नहीं दिया? जी आप कैसी बात कर रही है सुमन जी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे, ये सुमन ही है। जी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि ये सुमन ही है। अब लड़का सुमन से कहता है, जी देखिए, आप जो कोई भी हैं, प्लीज सुमन की जगह पे क्यों आई हैं आप? अभी कुछ समय पहले ही सुमन से बात हुई थी मेरी। अरे मैं सुमन ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कैसे नहीं पहचान पा रहे, कहीं मेरा मेकअप बहुत ओवर तो नहीं है? ये आवाज तो सुमन की है। सुमन, तुम प्लीज अपना चेहरा धो लो। इतना कहने के बाद ही सुमन अपना चेहरा धो लेती है और लड़का भी सुमन को देखकर कहता है, यार तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत थी? तुम इतनी सुंदर तो लग रही हो। मैं तो डर ही गया था तुम्हारा मेकअप देख के कि कहीं तुम्हारी जगह कोई और तो नहीं आ गई। इस मेकअप वाली को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले अपनी माँ और काजल से निपट लूं। इनसे आते वक्त मैंने पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। छोड़ूंगी नहीं इन्हें तो मैं। शादी के बाद करना तुम्हें जो कुछ भी करना है, इससे पहले कोई नया तमाशा हो शादी कर लेते हैं। पहले इन समय ना बहुत समय निकल चुका है। इतना सब हो जाने के बाद सुमन का चेहरा धुलने के बाद सुमन की शादी होती है और इधर ये सब तमाशा देखकर रिंकू तो पैसे लिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन शादी हो जाती है। अब अगले दिन उमा रिंकू के ब्यूटी पार्लर पर जाती है और अपनी देवरानी विमला के साथ जाकर वहाँ जाकर कहती है, अरे ओ रिंकू, कहाँ है? बाहर निकल। मेरी बेटी का कैसा मेकअप किया है, उसके चेहरे पर दाने निकल आए हैं। आंटी जी देखिए, उसका मैंने पैसा भी नहीं लिया है। मैं तेरे दुकान को चलने नहीं दूंगी, पुलिस बुलवाऊंगी। आंटी मैंने पहली बार मेकअप नहीं किया है जो आप ऐसा कह रही हैं। अब विमला और रिंकू में बहुत बहस होती है। हालांकि अब तो जो होना था हो ही गया था, लेकिन उमा और विमला अब अपने मन की भड़ास उस पार्लर वाली रिंकू पर निकालने गए थे। राधिका रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी उसकी ननद पूनम आती है और अपनी भाभी को बर्तन धोते हुए देखकर पूनम कहती है, भाभी आप एक बहुत ही बड़े और अमीर घर की बहू हो, ऐसे अच्छा लगता है कि आप हाथ से बर्तन धो रही हो। घर में डिश वॉशर भी तो है ना, फिर आप ये हरकत क्यों कर रही हो? ननद जी बुरा मत मानना, लेकिन जब मैं हाथ से बर्तन धोने में अभी समर्थ हूँ तो किसी और की क्या ही मदद लेनी अभी। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना कोई दूसरा काम करना है। आप भी तो अमीर घर से ही है ना, तो ये चिंदी वाली हरकत क्यों नहीं छोड़ देती आप? आपको ऐसे बर्तन धोते हुए किसी बाहर वाले ने देख लिया ना तो हमारी इज्जत का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? ननद जी काम करने से हमेशा ही इज्जत बढ़ती है, काम करने से हमारा शरीर भी सही रहता है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना तो भी आपको पत्तल में ही खाना अच्छा लगेगा। गरीब गरीबी से ही प्यार करता है, वैसे ही आपका हाल भी हो रखा है। समय का पहिया कब किस तरह घूम जाए ये किसी को नहीं पता होता है, इसलिए हमें किसी भी चीज में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि सबको स्वीकार करना सीखना चाहिए। पता नहीं कैसी भाभी मिली है मुझे। अरे ये सब छोटे मोटे काम हम जैसे अमीर लोगों के लिए थोड़ी बने हैं, हमारा तो काम ही होता है आराम करना। पूनम एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की थी, इसीलिए उसे गरीबी जरा भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि उसे अपनी भाभी की कई चीजें भी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए वो आए दिन अपनी भाभी को टोकती रहती। कुछ दिनों बाद पूनम और राधिका आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी पूनम का बड़ा भाई यश आता है और उन दोनों को बताते हुए यश कहता है, पूनम तुम्हें पापा के दोस्त सतीश अंकल के बारे में तो याद है ना? हाँ हाँ मुझे बिल्कुल और अच्छे से याद है। पापा और सतीश अंकल बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि सतीश अंकल हमें भी अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। हाँ, आज मुझे सतीश अंकल मिले तो उनसे काफी सारी बातें हुई मेरी। अच्छा, फिर तो अंकल ने मेरे बारे में भी पूछा होगा। अंकल मुझे अपने बेटे से ज्यादा मानते थे। पूनम, पापा ने मुझसे मरते वक्त एक वादा लिया था। सतीश अंकल से मिलने से पहले मैंने उस वादे पर ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन आज अंकल ने भी उसी वादे का जिक्र किया। भैया आप किस वादे की बात कर रहे हो? मुझे तो पता नहीं कि पापा ने कोई वादा भी किया था जो कि सतीश अंकल को भी पता था, लेकिन मुझे नहीं पता उस वादे के बारे में। पापा और सतीश अंकल बचपन के दोस्त हैं और पापा सतीश अंकल के बीच में ये बात भी हो रखी है कि पूनम और सतीश अंकल का बेटा अर्जुन, उन दोनों की शादी करवानी है। भैया आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे पापा ने आपको वादा किया था ना, तो आप जानो कि उस वादे का क्या करना है। मैं तो बिल्कुल भी उस अर्जुन से शादी नहीं करने वाली हूँ। ननद जी आप ये क्या बातें कर रही हो? अरे कम से कम एक बार अपने भैया की पूरी बात तो सुन लो। वो बड़े हैं, वो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये सब अच्छे से जानते हैं।
भाभी आपको इन सब में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सतीश अंकल को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और वो ही एक पहले इंसान हैं जिनसे उनके गरीब होने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। पापा तो चले गए, लेकिन उनके इस बिना सर पैर के वादे को मैं पूरा नहीं करूंगी। बस पूनम, अब तक मैं सोच रहा था कि ये सब तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन तेरी बदतमीजी देखकर यही लग रहा है कि पापा ने जाते जाते बहुत सही फैसला लिया है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपके सहमत होने या ना होने से क्या होता है, शादी तो मुझे करनी है ना, और मेरी सहमति आपको कभी नहीं मिलने वाली। आप ये बात भूल ही जाओ कि मैं कभी शादी के लिए हाँ भी करूँगी। ठीक है, ये तेरा फैसला है और हम लोग फैसले के बीच कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन पूनम, मेरी भी एक बात सुन ले, ये घर पापा का बनाया हुआ है और पापा का ही सब कुछ है। अगर तू पापा की बात का सम्मान नहीं रख सकती तो तुझे यहाँ भी रहने का कोई हक नहीं है। पापा ने ये सब मेरे नाम किया है। अब तू आगे सोच ले क्या करना है। ये अब क्या बातें कर रहे हो? आपकी बहन है, अमीर घर में पली बड़ी है, और अब उसे गरीब घर में शादी करने को बोलोगे तो वो तो मना करेगी ही ना। राधिका, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पापा का वादा मेरे लिए ज्यादा बड़ा है। अगर मैंने भैया से और बहस की तो भैया पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं भैया की बात मान लूं और शादी के लिए हाँ कर दूं। बाद में कोई बहाना बनाकर शादी तोड़ दूंगी। पूनम अपने भैया की बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद पूनम की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले ही दिन जब सुबह सुबह पूनम नहाने के लिए जाती है बाथरूम में, तब वो देखती है कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। इसीलिए पूनम अपनी सास शकुंतला को बुलाती है। माँ जी, मैं नहाने गई थी, लेकिन बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे बहू, वो मैं तुझे बताना भूल गई थी। पानी सुबह ही आया था। मैंने नीले वाले डब्बे में पानी भर कर रखा है। तू एक काम कर, उसमें से ही पानी ले ले और नहा ले। माँ जी, लेकिन वो नीला वाला डब्बा तो खुला है ना, उसमें धूल मिट्टी गई होगी कितनी। बहू तो क्या हुआ, कौन सा तुझे पता चलना है। जाकर नहा ले। शकुंतला की बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में गुस्सा होकर बैठ जाती है। पूनम काफी गुस्से में थी। तभी वहाँ पूनम का पति अर्जुन आता है और वो पूनम को गुस्से में देखता है। क्या हुआ पूनम, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे मैं अमीर घर से हूँ और इतने गरीब घर में आई हूँ शादी करके। यहाँ नहाने के लिए पानी तक भी नहीं है, और जो है वो भी गंदे पानी से नहाने के लिए माँ जी मुझे बोल रही हैं। पूनम कोई बात नहीं, हम गरीब जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना हर पति का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हारे लिए साफ पानी खरीद के लाता हूँ। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो क्या हुआ? कह दूंगा मेरी पत्नी को चाहिए। अरे भाई, तुम बाहर वाली थोड़ी हो, और मुझसे जितना होगा ना मैं उतना करूंगा तुम्हारे लिए। जो कुछ भी मुझसे नहीं भी होगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं तुम्हारे लिए कर दूं। जहाँ कोई भूल चूक मुझसे हो जाए तो तुम मुझे माफ कर देना, मेरी हर गलती को सुधार देना। क्यों, इतना तो तुम कर सकती हो ना मेरे लिए। मैं कितनी गलत थी। भैया और पापा ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है मेरे लिए, जो गरीब होने के बाद भी मुझे अमीरों की तरह रख रहा है। अब क्या सोचने लग गई हो तुम? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, अब तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ बाहर से खरीद के। उसके बाद ना तुम नहा लेना और तैयार हो जाना। उसके बाद हमें तुम्हारे मायके भी जाना है, तुम्हारे पगफेरी की रस्म है ना। अर्जुन के स्वभाव को देखकर पूनम का दिल पिघल जाता है। नहाने के कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ अर्जुन और यश दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। पूनम की भाभी रसोई में खाना बना रही थी। पूनम अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी थैंक यू, आपने हमेशा ही मुझे समझा है और समझाया है। और हाँ सॉरी, मैंने हमेशा ही आपको नीचा दिखाया। भाभी मुझे माफ कर दो। अरे ननद जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? ये सब तो होता रहता है ना। भाभी मैं हमेशा ही गरीब लोगों से परेशान रहती थी। मुझे गरीबी पसंद नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी तक तोड़ने की सोची। लेकिन जब अर्जुन का स्वभाव देखा तो मेरा मन नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना ननद जी, कि आपको अपने पापा की पसंद आपको बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आपको पता है मेरा ससुराल भले ही गरीब है, लेकिन दिल उनका अमीरों के खजाने से भी बड़ा है। अर्जुन जी और मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो पूरे हक से बोलते हैं कि वो अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और यही मैंने भैया को देखा है कि पैसे कमाने के चक्कर में कई बार आपकी इच्छा तो दबी ही रह जाती है। देखा पूनम, हमेशा अमीर देखकर भूल जाते हैं लोग, लेकिन अब खुद देखो, तुम्हारे भैया और तुम्हारे अर्जुन जी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन तुम्हें इतना खुश आज मैंने पहली बार देखा है। राधिका की ननद, जो कि गरीबों से और गरीबी से परेशान रहती थी,
लेकिन अपने ससुराल में जाने के एक दिन बाद ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी भाभी कितनी सही थी और वो इस बारे में अपनी भाभी से भी बात करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।